यार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता ही है, बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम बिहार स्पेशल के लिए और सीटेट के लिए, बिहार स्पेशल या सीटेट, देखो हर पेपर में ना एक ही चीज़ आती है, लेकिन हम लोग पागल बने रहते हैं कि ये बिहार वाला करवा दो, यूपी वाला करवा दो। भैया ईवीएस है ना, हर पेपर में एक ही आएगी। मैथ हर पेपर में एक ही आएगी, बदल नहीं जाएगी कि दिल्ली का पक्षी अलग हो जाएगा और यूपी का पक्षी अलग और बिहार का पक्षी अलग। तो जानते ही आप कितना इंपॉर्टेंट है बीपीएससी हमारे लिए। इतनी सारी वैकेंसी है, पीआरटी में कितना घनिष्ठ लेवल का मतलब वो हो रहा है, क्या वो कंपटीशन। तो ईवीएस और साइंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा इस चीज़ का, ठीक है। मॉक टेस्ट है, देखिए आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते। नहीं आएंगे तो आप सीखेंगे, और आते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। नुकसान कुछ नहीं है आपका, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप ध्यान देंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से राज्य में से किस राज्य का कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या राजस्थान, किसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान एक स्थल राज्य है, इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के पश्चिम समुद्री तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य है। अब देखिए, आपको पता है भारत का अगर मानचित्र बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या बोलते हैं, राजस्थान इधर पड़ता है अंदर, गुजरात यहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, ठीक है, गोवा यहीं पड़ता है। तो ये तीन तो समुद्र पे पड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान कहाँ पड़ता है समुद्र पे, इसलिए कोई भी समुद्री सीमा नहीं है राजस्थान की, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अगले पे चलते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप की जाती है? एटीपी से, बीओडी से, एसटीपी से, डब्ल्यूपीएल से। तो इसका आंसर दीजिए। देखिए कि किसी भी नदी में अगर प्रदूषण होता है ना, तो उसकी जांच करी जाती है बीओडी से। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, चलिए। देखिए, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में प्रदूषण के बारे में पता लगता है। देखिए, जो नदी जितनी ज़्यादा गंदी होगी ना, जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा, उसमें बीओडी लेवल उतना ही बुरा होगा। जिस नदी का बीओडी लेवल अच्छा है, तो हम उसे मान लेते हैं कि ये नदी क्या है, साफ़ है और सुथरी है। तो आपसे कोई पूछे कि नदी को साफ करना है तो किस प्रकार से चेक करेंगे, तो हम उसका बीओडी लेवल चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, टाइफाइड है, कालरा है, जुकाम है या मलेरिया? वायरस से क्या होता है? देखिए, कोरोना वायरस भी वायरस से ही होता है, तो जुकाम हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए ये आगे चल पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, ये कुछ हो गया, अब करता हूँ, ठीक है। नीचे कर लेता हूँ उसको थोड़ा। 1 मिनट टाइप दीजिए प्लीज़ यार, सॉरी गलती हो गई। अब सही है। देखिए, जुखाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कालरा, मलेरिया जल जनित रोग है। ये जल से होते हैं, ये पानी से होते हैं, गंदा पानी पीने से, इन्फेक्शन वाला पानी पीने से। जुखाम ऊपरी श्वसन तंत्र की आस्ती में फैलने वाला संक्रमण रोग है, ठीक है, ऊपरी छाती में। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव, ज्वार मतलब बुखार। यह आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसका मुख्य विषाणु राइनो वायरस है, यहाँ लिखा होगा राइनो वायरस, यहाँ नहीं रहा इसमें। ये मुख्य राइनो वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत की कृषि को कौन सा मौसम का तत्व सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो तापमान नहीं, पवन नहीं, आर्द्रता नहीं, वृष्टि। वृष्टि मतलब कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। तो भारत में कृषि को सबसे महत्वपूर्ण कारक है तत्व वृष्टि, ठीक है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। अब ये बोलना चाह रहा है, पता है ये क्या बोलना चाह रहा है, कि ये रहा गोला, ये है ट्रॉपिक लाइन, यहाँ पे पड़ता है भारत, ठीक है। ये रहा भारत। तो भारत जिस एरिया में पड़ता है ना, ये एरिया, ये बोला जा रहा है ये। तो ये शीतोष्ण भी है, ठीक है, ये शीतोष्ण भी है और समशीतोष्ण भी है, ठीक है। तो ये वृष्टि छाया में पड़ता है भारत, ठीक है। तो यहाँ का मौसम इसी वजह से डिसाइड होता है ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या हो जाएगी? मध्यमंडल। याद रखिए, देखिए इसको याद कैसे करेंगे आप। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या है? एक बुरा एक मतलब बुरा आदमी लड़ाई करता है, और एक नहीं लड़ाई करता है, ठीक है, और एक मध्य में होता है, ठीक है। तो मध्य में तो या तो क्या होगा, मध्य में ठंडी परत होगी ना, याद रखिए, ठीक है। एक बंदा प्यारा है, एक बंदा लड़ाकू है, उसके मध्य में क्या होगा? ठंडा बंदा जो शीत युद्ध करता है, जिसको जो शांति से रहता है, समझ आया?
तो मध्य मंडल याद रखना, मध्य का मतलब ठंडा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये रहा। देखिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, क्योंकि मध्य मंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्य मंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्य मंडल के मध्य सीमा में ताप गिरकर 80 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, ठीक है, समझ आ, 80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा आंसर ना देखिए बस। देखिए, निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, मीथेन है। तो इसका आंसर मेरे को आशा करता हूँ आपको पता होगा, इसका आंसर होगा मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी को तापमान बढ़ाने में सहायता करती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो धरती पे क्या कर रही है, गर्मी बढ़ा रही है, ठीक है, धरती पे गर्मी बढ़ा रही है, ठीक। आंसर दीजिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई, याद रखिएगा, ठीक है। और 1972 में हुई थी प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत, ठीक है। लीजिए, बाघों की घटती जनसंख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई थी, समझ आ रहा है। तो उत्तराखंड से एक और चीज़ याद आएगी आपको, चिपको आंदोलन याद रखना, ये भी 1973 में चालू किया गया था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973 में चालू किया गया, और प्रोजेक्ट हाथी 1972 में, ठीक है। चलिए, ये वाला आंसर दीजिए, पृथ्वी तल पर उसकी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री में यमनोत्तर होती है? अब ये गोला है, ये बोल रहा है जो ऐसे लाइन खींची है ना सीधे सीधे, एक इधर है एक पीछे की तरफ है 180 डिग्री पे, ठीक है। ये देखो ऐसे होगा ना, ये गोला है, इस पे ऐसे लाइन खींची होगी ना, एक आगे एक पीछे आ रही होगी, ठीक है। तो ये 180 डिग्री की लाइन क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और विषुवत रेखा होती है बीच वाली मध्याह्न रेखा, ठीक है, याद रखना। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी तल पर 180 मेरिडियन यमुनोत्तर रेखा है जो काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक मतलब हमने माना, भगवान ने नहीं बना रखी कि भगवान ने आप सोचो ऐसे ऐसे बना दिया, नहीं, ये हमने बनाई है, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी देशांतर के क्षेत्र में बांटा जाता है। तो क्या बोल रहा है, ये है पृथ्वी, इस पे ये रेखा खींची गई, इससे क्या होता है, 2 भागों में बांटे, जैसे शेप काट देते हो ना आप, एक पूरब बन गया और एक पश्चिम बन गया, समझ आया। यही बता रहा है कि पूर्व और पश्चिम में बांटती है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो प्लीज़ यार, क्योंकि आप लोग इतनी वीडियो देख रहे हो तो आपको लाइक तो करना चाहिए ना यार। दूसरे की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी पाई जाती है? मतलब मन्नार की खाड़ी नहीं, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क। देखो, जहाँ पे मन्नार होगा वहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क भी होगा, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तमिलनाडु, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पाया जाता है। चलिए चेक करते हैं। देखिए, 1 2 3 स्टार्ट। गल्फ ऑफ मन्नार मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वर, अब पता है आपको, भारत ये रहा, यहाँ पे तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है, यहाँ केरला है, ठीक है। और भारत के रामेश्वर द्वीप से लगे श्रीलंका मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। मतलब ये श्रीलंका है ना, ये पूरा इतना फैला होगा, मतलब समझ लो ये वाला बायो, ये जो बोले पार्क है मन्नार की खाड़ी वाला राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। चलिए अगला आंसर दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? 940 और 1000, इसमें क्या है 943 है और 1000 है। जब भी आपको ऐसा आंसर दिए हो ना, देखो इसका आंसर तो 43 है, ठीक है, ओरिजिनल, लेकिन इसके अप्रोक्स आंसर ढूंढेंगे आसपास का, तो 40 43 के आसपास 40 ही तो है, कि 16 और 82 और 20 थोड़ी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 2011 के अनुसार हमारे देश में ना लिंग अनुपात ये है, इतने लड़कों पे इतनी लड़कियां, याद रखना, मतलब लड़कियां फालतू है भाई मेरे, ठीक है। अब शायद बदल गया हो, कुछ भी हो गया, लेकिन ये 2011 का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब 11वें का, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये जीके जीएस तो आप कर लोगे, लेकिन ईवीएस जो आएगी 5वीं क्लास तक के बच्चे को आपको पढ़ाना है, आपको नहीं पता। पीआरटी में सबसे जरूरी ईवीएस ही होती है भैया, लैंग्वेज के बाद, क्योंकि बच्चों को यही तो पढ़ाओगे, बच्चों को बड़ी बड़ी बातें थोड़ी पढ़ाओगे। ये तो जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें 5वीं तक की, तभी तो आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। बड़ी बड़ी यूपीएससी लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी और तितली। तो इसमें आंसर हो जाएगा केचुआ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी की ऊपरी सतह तक ले जाने का कार्य करता है तथा मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बना देता है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मिट्टी है, ये मिट्टी है ना, केचुआ क्या करता है, इधर घुसता है, इधर छेद करता है, इधर घुसता है, इधर से निकलता है, फिर छेद करता है, फिर इधर से निकलता है। तो इससे क्या होता है, छेद बन जाता है, उससे ऑक्सीजन घुसती है मट्टी में और मट्टी उपजाऊ और भुरभुरी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कहाँ चालू किया गया? मैं भी बताया था मैंने, उत्तराखंड में, ठीक है। और कब? 1973 में, ठीक है। और यही इसी समय प्रोजेक्ट टाइगर भी चालू हुआ था, आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ठीक है भाई। ऐसे ही याद कर रहे हैं, ऐसे पेपर नहीं निकलेगा यार। जॉब चाहिए, जॉब। देखो खाली बैठे रहोगे, मौज मारते रहोगे, लेकिन यही सोचो कि अगर ये आपने पढ़ लिया और गलती से आपका नंबर आ गया, सोचो नंबर आ गया तो आप 40,000 रुपये महिला का मालिक बन जाओगे यार, सोचो। फिर शादी, फिर बीवी, सब कुछ, ठीक है। नहीं करनी होगी तो मत करना, वैसे शादी करके किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ये सुनो, चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध में हुई थी। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले में की गई थी। इस आंदोलन को 1973 में प्रारंभ किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम याद करना, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम। अब देखिए आगे चलते हैं। हाँ, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या किया जाता है? जो जीव होते हैं ना, जीव जंतु, उनका जो व्यवहार होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कहते हैं इथोलॉजी। क्या कहते हैं? इथोलॉजी, ठीक है। आपको पता नहीं होगा लेकिन जान लो, जीवों के व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी, इथोलॉजी, ठीक है। यस सर। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों का व्यवहार किया जाता है। ईथो मतलब जीव, ठीक है। इथोलॉजी मतलब पढ़ाई, जीवों की पढ़ाई का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का, नियोलॉजिस्ट सुना नहीं आपने? नियोलॉजिस्ट जो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, ये तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर में फैली होती है, जिसके कारण हम चलते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, लोहा। तो समुद्री शैवालों से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है, क्लोरीन मिलता है, क्या मिलता है हमें मिलता है समुद्री शैवालों से आयोडीन। इसका तुक्का कैसे मारेंगे आप अगर सोचेंगे तो? देखिए समुद्र में तो नमक होता है, नमक से आयोडीन, तो वैसे सोचो समुद्री शैवालों से भी आयोडीन मिलेगा, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। इसकी कमी से ग्वाटर मतलब घोंघा रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, मतलब गला है ना, गलाखंड सूख जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंसान का गला सूख जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब सूख जाएगा, सूख नहीं जाएगा, सॉरी। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लैमिनोरिया सिवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन और लास्ट आंसर, ठीक है। सैक लाइकेन है, ये भाई आपका पेपर का है, ये मजाक में नहीं करा रहा, ये आपका पेपर है का, यूपी टेट में आ रखा है और बीपीएससी में भी आ रखा है, ठीक है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? और सी टेट में तो कई बार पूछ चुका है, सैब लाइकेन है क्या, ठीक है। एसएससी में भी पूछ चुका है भाई, ये क्वेश्चन तो एसएससी में, सीजीएल जिससे आप इनकम टैक्स ऑफिसर लग सकते हैं। सैक लाइकेन क्या है? परजीवी है, अपघटक है, रसायन से पोषी है, सहजीवी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है जो साथ साथ जीते। ऐसे जंतु, देखिए ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं, ठीक है। सहजीवी मतलब मैं तेरा साथ देता हूं, तू मेरा साथ दे, ठीक है। राइबोसोम सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। राइजोबोम और सैक लाइकेन एक प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उग जाते हैं, ठीक है। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टानें, शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंगी होते हैं। लाइकेन दो वनस्पति का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है, सहचार्य होता है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, शैवाल बहुरंगी, लाइकेन दो वनस्पति होती है, ठीक है। लाइकेन दो वनस्पति है, एक शैवाल एक कवक। जो लाइकेन है ना, उसके अंदर दो वनस्पति होती है, एक शैवाल होता है, एक कवक होता है।
समझ आ रहा है। लाइकेन को सहवाल और कवक मिलकर बनाते हैं, कवक और लाइकेन एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक क्वेश्चन आपके घर के लिए, सीएनजी का ईंधन का किस रूप में इस्तेमाल होता है। सीएनजी किस लिए होते हैं, वाहनों के लिए, खाना बनाने, उद्योगों के लिए, वाहनों और उद्योगों में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शायद डी। आप बाकी चेक कर लेना, ठीक है। मैं आपसे आंसर चाहता हूँ कमेंट में, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों हो गया ये हमारा इतने 15 क्वेश्चन अच्छे अच्छे, और मैंने इतने धीरे धीरे करवाया है और बिल्कुल ही बेसिक करवाया है, ठीक है। और बिल्कुल एक्सप्लेन कर करके करवाया जो कि आपको आगे दिक्कत ना हो, समझ आ रहा है दोस्त, ठीक है। अब करवाने के लिए तो मैं तड़फड़ जल्दीबाजी में करवा देता, फिर आपको आता नहीं तो क्या फ़ायदा रहती, ठीक है। याद रखिए पेपर में जिसको ज़्यादा आता है, जिसने ज़्यादा पढ़ लिया वो पास नहीं होगा पेपर में, वो पास होगा जिसने कम ही चीज़ को ऐसा पढ़ लिया है कि वो भूले ना। अब पेपर में आप जो मैंने पढ़ाया ना, इसको आप मुश्किल भूलेंगे, समझ आ रहा है। और आपको शायद 45,000 की नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको नौकरी मिले। बिहार स्पेशल चलता रहेगा, ठीक है। दूसरी वीडियो है, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, चलता रहेगा। आप सपोर्ट करें बस, लाइक और शेयर करें, इससे अच्छी वीडियो भी बनाएंगे। जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे उस पर। फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल मूवमेंट पढ़ लीजिए अच्छे से, वो आएगा ही आएगा। और यूएस मत छोड़ना। धन्यवाद दोस्तों, चलिए देखते हैं, धन्यवाद।